आने वाला साल 2024 लोकसभा चुनाव सहित कई राजनीतिक घटनाओं का साक्षी बनने जा रहा है। ये वही साल भी होगा जब विपक्षी पार्टियों के गठबंधन यानी इंडिया अलायंस की असली अग्नि परीक्षा होगी। लेकिन आज बात भविष्य की हाइपोथेटिकल बातों की नहीं, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2023 की और जानेंगे कि 2023 भारत के लिए कैसा रहा। हिंदुस्तान की सियासत में साल 2023 काफी अहम रहा। बहुत सारी राजनीतिक घटनाएं, बहुत सारे राजनीतिक उठापटक भी देखने को मिले। लेकिन शुरू कहां से करें? संसद की नई इमारत के उद्घाटन से या गृह युद्ध जैसी स्थिति से जूझते मणिपुर से, कुश्ती संघ के दंगल से या राहुल गांधी के सियासी अमंगल से, विधानसभा चुनाव में सियासी दलों के मिले जुले प्रदर्शन से या सदन से विपक्षी सांसदों के ऐतिहासिक निलंबन से, महिला सशक्तिकरण वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम से या फिर मोदी सत्ता के खिलाफ खड़े हुए इंडिया गठबंधन से। इस वीडियो में आपको सब कुछ बताया जाएगा। साल 2023 की हर उस घटना के बारे में बताया जाएगा जिसका एक छोर राजनीति के अहाते से शुरू होता है। ये साल 2023 का शुरुआती महीना था। आधा जनवरी बीत चुका था और दिल्ली के जंतर मंतर पर एक सियासी चहलकदमी बढ़ चुकी थी। यह सियासी चहलकदमी थी अंतर्राष्ट्रीय रेसलिंग से जुड़े पहलवानों की और उनके भारतीय कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन शोषण के गंभीर आरोपों की। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देने ये पहलवान पहुंच चुके थे और सियासत का पारा दिल्ली से लेकर के हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बढ़ चुका था। अठारह जनवरी 2023 को भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद पर अंतर्राष्ट्रीय महिला रेसलर्स ने यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए। एक तरफ जहां बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जैसे स्टार रेसलर धरना देते हुए WFI अध्यक्ष के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते रहे, वहीं दूसरी तरफ ब्रजभूषण सारे आरोपों से इनकार करते रहे। आखिरकार कोर्ट के दखल के बाद इस मामले में FIR दर्ज हुई और खिलाड़ियों का धरना समाप्त हुआ। फिलहाल मामला कोर्ट में है और फैसले का इंतजार है। हालांकि साल के अंत तक इस मामले में एक और मोड़ तब आ गया जब कुश्ती संघ के चुनाव हुए और रेसलर्स ने आरोप लगाए कि संजय सिंह अध्यक्ष बने हैं वो ब्रजभूषण के करीबी हैं, जिसके बाद खिलाड़ियों ने अपनी कई मेडल सरकार को वापस लौटा दिए। बाद में सरकार ने कुश्ती संघ को ही बर्खास्त कर दिया। साल 2023 की शुरुआत में ही मोदी सरकार पर विपक्ष ने जमकर हमला बोला जब एक अमेरिकी रिसर्च फाइनेंस कंपनी हिंडनबर्ग ने उद्योगपति गौतम अडानी की कई कंपनियों में शेयर्स में छेड़छाड़ का आरोप लगाया। उधर 25 जनवरी को अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट से हिंदुस्तान की सियासत में तहलका मच गया। रिपोर्ट में अदानी ग्रुप पर शेयरों के दामों में गड़बड़ी करने और टैक्स हेवंस का गलत इस्तेमाल करने के आरोप लगाए गए। इसमें कंपनी पर बहुत ज्यादा कर्ज होने का भी जिक्र था। अदानी ग्रुप ने इसका खंडन भी किया, लेकिन इस एक घटना ने विपक्ष को मोदी सरकार को घेरने का एक बड़ा मौका दे दिया। हालांकि बाद में कोर्ट ने हिंडनबर्ग के सभी आरोपों को गलत पाया। हालांकि इस मामले को कांग्रेस ने बहुत बढ़ चढ़कर इस पर माइलेज लेने की कोशिश की। यह साल 2023 का मार्च का महीना था और नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में सियासी सरगर्मी तेज थी। मैं बात कर रहा हूं नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय के विधानसभा चुनाव में। 2 मार्च को जब इन तीनों राज्यों के नतीजे आए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 2 राज्यों में अपने दम पर सरकार बनाई, जबकि तीसरे राज्य में त्रिशंकु विधानसभा का फॉर्मेशन हुआ। उधर 2 मार्च को त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आए। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का परचम 2 सूबे में लहराया गया। पार्टी ने जहां त्रिपुरा और नागालैंड में अपनी सरकार कायम रखी,
वहीं मेघालय में त्रिशंकु विधानसभा अस्तित्व में आई। हालांकि मेघालय की सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और कोनराड संगमा ही अगुवाई में ही एक बार फिर नेशनल पीपल्स पार्टी की सरकार बनी। त्रिपुरा में बीजेपी ने 60 में से 32 सीटों पर जीत दर्ज की, तो वहीं नागालैंड में एनडीपीपी और बीजेपी गठबंधन ने बहुमत हासिल करते हुए 37 सीटों पर जीत दर्ज की। इसमें एनडीपीपी को 25 सीटें मिली और भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटों पर विजय हासिल हुई। साल 2023 राहुल गांधी के लिए भी बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा। मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी को मार्च महीने में 2 साल के कारावास की सूरत कोर्ट ने सजा सुनाई, जिसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। हालांकि अगस्त आते आते राहुल गांधी की सदस्यता सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद फिर से बहाल कर दी गई। इसके बाद मार्च 2023 में एक और बड़ी राजनीतिक घटना हुई। दरअसल 2019 में कर्नाटक के कोलार में दिए अपने एक बयान के चलते राहुल गांधी इस विवाद में फंसे। कोलार की जनसभा में उन्होंने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है। इस पर भारतीय जनता पार्टी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद 2023 के मार्च महीने में गुजरात के सूरत की अदालत ने मामले में राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए उन्हें 2 साल कारावास की सजा सुनाई। हालांकि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने उन्हें 30 दिन के भीतर अपील दायर करने के लिए जमानत दे दी थी, लेकिन उनकी दोष सिद्धि को निलंबित नहीं किया गया था और अगले ही दिन राहुल लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य करार दे दिए गए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर स्टे लगा दिया, जिसके बाद राहुल गांधी एक बार फिर संसद सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं जारी रखने के योग्य हो गए। इसी साल मई में पूर्वोत्तर का बेहद खूबसूरत और शांत रहने वाला मणिपुर हिंसा की चपेट में आ गया। यहाँ पर 2 समुदायों मैतेई और कुकी आमने सामने आ गए और इस हिंसा में सैकड़ों लोगों की जान गई और हजारों बेघर हो गए। मणिपुर में 2 समुदाय बहुसंख्यक मैतेई और अल्पसंख्यक कुकी के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली। इस हिंसा में कम से कम 130 लोग मारे गए और 400 लोग घायल हुए। हिंसा को रोकने के लिए सेना, अर्धसैन्य बलों और पुलिस के संघर्ष के कारण 60,000 से ज्यादा लोगों को अपने घरों से दूसरी जगहों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इन झड़पों के दौरान दोनों समुदायों ने कई जगहों पर तोड़फोड़ की और कई पुलिस थानों से हथियार लूट लिए। हिंसक झड़प के दौरान सड़कों, चर्च और 1 दर्जन से अधिक मंदिरों को भी तोड़ दिया गया और कई गांवों में आग लगा दी गई। 3 मई से हिंसा की शुरुआत हो चुकी थी। दरअसल मणिपुर में मैतेई समाज की मांग है कि उसको कुकी की तरह राज्य में शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए। ये साल 2023 का मई का महीना था। एक तरफ मणिपुर जातीय हिंसा में जल रहा था, दूसरी तरफ भारत के दक्षिणी छोर पर कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव हो रहा था। इस चुनाव में कांग्रेस बड़ी भारी जीत के साथ सत्ता में उसने वापसी की और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरी तरीके से हराया। और यही वो साल था और यही वो चुनाव था जब कांग्रेस को लगा कि कर्नाटक के आसरे वो 2024 की सत्ता पर काबिज हो सकती है। दक्षिण भारत के अहम राज्य कर्नाटक में मई में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज करते हुए बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया। कांग्रेस ने विधानसभा की 224 में से 135 सीटों पर जीत दर्ज की और एक बड़े बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई। कर्नाटक चुनाव में हार के साथ ही दक्षिण भारत में बीजेपी का सबसे मजबूत किला कर्नाटक ढह गया। बीजेपी को चुनाव में सिर्फ 66 सीटें मिली और बीएस येदियुरप्पा की जगह बसवराज बोम्मई को सीएम बनाने का पार्टी का प्लान फेल साबित हुआ। ये साल हमारी संसद के लिए बहुत खास रहा। ये वही साल है जब देश को नया संसद भवन मिला। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का लोकार्पण किया। हालांकि इस भवन के लोकार्पण को लेकर के कई तरीके के विवाद भी सामने आए।
28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक तौर पर भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किया। हालांकि भारतीय इतिहास के सबसे गौरवशाली दिनों में से एक विवादों से अछूता नहीं रहा। कुल 20 विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कार्यक्रम के लिए दरकिरार करने का फैसला किया। इस दौरान राजदंड सेंगोल स्थापित करने को लेकर के भी विवाद बना रहा। विपक्ष के कई नेताओं ने इसका विरोध किया कि लोकतांत्रिक देश के संसद भवन के भीतर राजशाही के प्रतीक राजदंड यानी कि सेंगोल को स्थापित करना जायज नहीं है। साल 2023 का जून का महीना था और बिहार की राजधानी पटना में सियासी माहौल पूरी तरीके से बना हुआ था। माहौल इसलिए बना था क्योंकि देश की अलग अलग 28 विपक्षी पार्टियां मोदी सत्ता के खिलाफ एकजुट हो रही थीं और अगले ही महीने जुलाई महीने में इन विपक्षी पार्टियों ने अपने एक गठबंधन का नाम दिया इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया। और इस नाम को लेकर के भी काफ़ी विवाद हुआ और भारतीय जनता पार्टी इस नाम से काफ़ी असहज भी नजर आई। तेईस जून 2023 को बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की एक बैठक ने बीजेपी और एनडीए के दलों को सकते में डाल दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में इस बैठक का एजेंडा था आने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार के खिलाफ सभी पार्टियों को एकजुट करना। इसके बाद 18 जुलाई 2023 को कर्नाटक के बेंगलुरु में विपक्षी दलों की एक और बैठक हुई। इस बैठक में गठबंधन के नाम पर मुहर लगी और नाम रखा गया इंडिया यानी इंडियन डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। हालांकि विधानसभा चुनाव के दौरान इस गठबंधन के सदस्यों में तालमेल की कमी देखने को मिली। सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने देखते रहे। ऐसे में गठबंधन के भविष्य को लेकर सियासी पंडित तमाम तरह की अटकलें अभी भी लगाते हुए देखे जा रहे हैं। इसी साल संसद का 2 दिन का एक विशेष सत्र भी बुलाया गया, जहां पर मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को कानूनी जामा पहना दिया। महिला आरक्षण बिल यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को 29 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई और इसी के साथ यह कानून बन गया। इसके साथ ही लोकसभा और देश की सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित हो गई। इस बिल को संसद के विशेष सत्र में पेश किया गया। यह विधेयक 20 सितंबर को लोकसभा और 21 सितंबर को राज्यसभा में पारित कराया गया था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने साल के अंत तक यानी कि दिसंबर महीना आते आते उसने एक बार फिर से सियासी तौर पर अपना बड़ा कमबैक किया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत दर्ज की। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जहां उसने भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की सरकारों को उखाड़ फेंका, तो वहीं मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कमबैक किया। तीन दिसंबर को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के चुनाव नतीजे आए और बीजेपी ने इन 4 में से 3 राज्यों में शानदार जीत दर्ज की। भारतीय जनता पार्टी ने जहां राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ फेंका, तो वहीं मध्य प्रदेश में अपनी कुर्सी बरकरार रखी। कांग्रेस ने भी पहली बार तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की, जबकि 4 नवंबर को आए मिजोरम विधानसभा चुनाव के नतीजों में नई नवेली पार्टी ZPM ने जीत हासिल की। पैसे और गिफ्ट लेकर संसद में सवाल पूछने का भी साक्षी बना साल 2023। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर आरोप लगे कि उन्होंने अपने कारोबारी दोस्त से पैसे और गिफ्ट लेकर संसद में सवाल पूछे। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में 8 दिसंबर को लोकसभा की आचार समिति की रिपोर्ट के आधार पर अनैतिक और अशोभनीय आचरण के लिए
सदन की सदस्यता से निकाल दिया गया, यानी कि निष्कासित कर दिया गया। इससे पहले सदन में लोकसभा की आचार समिति की रिपोर्ट पर चर्चा के बाद उसे मंजूरी दी गई, जिसमें मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश की गई थी। महुआ ने 2019 में करीमनगर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर संसद में प्रवेश किया था। इस घटना के बाद विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और गृहमंत्री और प्रधानमंत्री से सदन में जवाब देने की मांग करने लगे। विपक्षी सांसदों पर आरोप लगे कि उन्होंने सदन की मर्यादा को तोड़ा है। संसद की नई इमारत का उद्घाटन हुआ तो नई इमारत विवादों के घेरे में भी आ गई। संसद अटैक की 22 साल बाद यानी कि 13 दिसंबर के दिन, बरसी वाले दिन, एक बार फिर से देश के ही 4 लोगों ने संसद के भीतर घुसकर रंगीन धुआं छोड़ दिया, जिसके बाद सियासत गर्मा गई। और सियासत इस कदर गर्माई कि सियासत में लोकसभा और राज्यसभा यानी कि दोनों सदनों को मिला करके ऐतिहासिक विपक्षी पार्टियों के सांसदों का निलंबन भी देखना पड़ा। यह संख्या 146 थी। और इसीलिए विपक्ष के 146 सांसदों को संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से निलंबित कर दिया गया। साल 2023 में भारत के संसदीय इतिहास में घटी यह पहली घटना थी जब इतनी बड़ी संख्या में विपक्षी सांसदों को एक साथ सदन से निलंबित कर दिया गया। कुल मिलाकर के साल 2023 इस देश में कई बड़ी राजनीतिक घटनाओं का गवाह बना। इस साल कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले हुए जिनका असर आने वाले सालों में देखने को मिलेगा।